तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुपर सीरीज काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझते हैं उसको। हमारा पहला क्वेश्चन है सेशन का, कह रहा है कि एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित व अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होते तो चयनित व अचयनित का अनुपात 8:1 होता। तो उम्मीदवार कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? देखिए मैंने कह रहा है कि किसी मतलब आर्मी के भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है? 6:1। यानी क्या, ये आपका क्या हो गया? सिलेक्टेड हो गया। और ये आपका क्या हो गया? अनसिलेक्टेड हो गया। कितना अनुपात है? तो 6:1 है, यानी कि 6x सिलेक्टेड और सिर्फ x अनसिलेक्टेड हो गया। तो टोटल कितने उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए मतलब क्या किया था? आवेदन किया था। तो 7x, 6x सिलेक्ट हो गए और x को अनसिलेक्ट हो गया, 7x टोटल किया था। अब देखिए अब क्या होगा, कह रहा है कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता, इसका मतलब क्या कि 7x माइनस 90 को, यानी इतने को आवेदन किया होता। 90 को कम आवेदन यानी कि 7x माइनस 90 को आवेदन किया होता। और कह रहा है कि यदि 30 को कम चयनित हुआ होता, यानी कि 6x को चयनित हुआ है तो 6x माइनस 30 को चयनित हुआ होता। तो बतले कि अगर इतने को भरा होता इतना को चयनित हुआ होता तो अचयनित कै गो होता, अनसेलेक्ट कै गो होता। तो जितना भरा था उसमें से जो चुना गया उसको घटा देंगे, तो जो नहीं चुना गया वो निकल जाएगा, तो कोई निकाल देंगे, घटा देंगे। 7x माइनस 90 एक टोटल हो गया, इस टोटल में से जो चयनित हो गया इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 7x माइनस 90 माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 30। अब क्या हो जाएगा? 7x में 6x गया, सिर्फ x बच गया, माइनस 90 प्लस 30 यानी कि माइनस 60। यानी क्या कि 7x माइनस 90 को भरा, 6x माइनस 30 को सिलेक्ट हो गया और x माइनस 60 को क्या हो गया आपका? तो अनसिलेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि यदि ये प्रोसेस होता तो चयनित और अचयनित का अनुपात 9:1 होता, मैंने इसका और इसका अनुपात 9:1 होता। तो कर देते हैं 6x माइनस 30 बटे में x माइनस 60 बराबर में 9:1 यानी कि 9/1। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 6x माइनस 30 होगा, ये आपका 9 से गुना हो जाएगा तो 9x हो जाएगा और ये 540 हो जाएगा। अब देखिए अब 9x प्लस में इधर 6x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 6x उधर माइनस में जाएगा तो 9x में से 6x गया तो इधर बच जाएगा आपका 3x, माइनस में 540 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 540। अब देखिए 3x का मान कितना आ जाएगा आपका? तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस में 540 और प्लस में 30 यानी कि 510। तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? तो 510 बाई में आपका क्या आ जाएगा? 3 यानी कि 170 जो है आपका क्या आएगा? x का मान आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछा है कि टोटल कितने ने उम्मीदवारों ने आपका क्या किया था? फॉर्म फिल किया था। तो यही तो किया था 7x, यानी कि 7 गुने 170 यानी कि 70 यानी कि 1190 गुने आवेदन किया था। तो आई होप आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपया है, वह एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपया है। ये को वयस्क का मूल्य टिकट का मूल्य कितना है? 1000 और एगो बच्चे का टिकट का मूल्य कितना है? 500 रुपया है। तो कह रहा है कि दो वयस्क के साथ एगो बच्चा निःशुल्क जाता है, मतलब 2 गो आदमी जा रहा है बड़ा वयस्क, तो एगो बच्चा फ्री में गया, उसका टिकट का दाम नहीं लगेगा। एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि किसी समूह में 17 गो वयस्क है या 5 गो बच्चा है तो उस समूह को कितना छूट मिलेगा? देखिए 17 गो वयस्क है, अब बताइए कि 17 गो जब वयस्क आपका है और 5 गो बच्चा है तो 10 गो वयस्क के साथ है 5 बचवा फ्री में चला गया, यानी कि 5 बच्चा फ्री में चल गया। इस सवाल में वयस्क को फ्री में जाने की कोई चर्चा नहीं है, यानी कि 17 वयस्क का पैसा लगेगा। तो एगो वयस्क का कितना लग रहा है? 1000। तो 17 गो वयस्क का कितना खर्चा लगेगा? तो 17,000 रुपया लगेगा।
एगो बच्चा का जो 500 रुपया था तो बच्चा तो 10 गो बैच के साथ फ्री में चला था, बच्चा का पैसा नहीं लगा, यानी कि 17,000 रुपया लगा कुल मिलाकर। अब कह रहा छूट कितना मिला, तो बचवे ना फ्री में गया है, यानी कि बच्चा जो फ्री में गया वही इस समूह को छूट मिल गया है, उसका पैसा नहीं लगा। तो कितना पैसा छूट मिला, तो ये 5 गो बच्चा है तो एगो बच्चा का 500 रुपया, तो 5 गो बच्चा का 2500, यानी कि इस समूह को छूट कितना मिल गया आपका 2500 रुपया छूट मिल गया। 2500 रुपया छूट मिल गया। कितना पर छूट मिला 2500 रुपया, तो 17,000। अगर जो है आपका सिनेमा वाला कहता कि हम बच्चा को छूट नहीं देंगे तो का ले, बच्चा का भी पैसा लेता, तो एगो बच्चा का 500 तो 5 का 2500, यानी कि ये 2500 रुपया भी लेता अगर छूट नहीं देता तब। 2500 हुआ 17,000, यानी कि कितना आ जाएगा आपका पूरा पूरा जोड़ेंगे तो 19,500 रुपया, यानी कि 19,500 पर 2500 रुपया छूट दिया है। तो हमसे तो परसेंटेज में पूछ रहे कै परसेंट, तो परसेंटेज भी निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे बस। इससे आपका ये गया, फिर कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 से 3, 5 से 9, फिर आपका हो जाएगा 5 0 0। अब 39 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 से 39, फिर आपका कितना हो जाएगा 11 110, यानी कि कितना 39 दूनी हो जाएगा आपका 12 दशमलव, फिर आपका कितना हो जाएगा 12 दशमलव। अब देखते हैं 12 दशमलव के आसपास किसी ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर जो है 12 दशमलव के आसपास है, तो मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 12.82 हो जाएगा। यहीं से देख करके बना देंगे, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत भी नहीं, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए और बढ़ते हैं अब सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन कितना है आपका 13,860 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम जो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 13,860 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एवं उसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। मतलब उस बेलन के आधार जो बेलन तो यही होता है आपका, इसके आधार का परिधि मतलब ई परिधि यही है, कितना दिया हुआ है तो 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक बात हम समझते हैं कि बेलन का आधार जो होता है क्या होता है वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार का होगा, तो उसका परिधि 132 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है तो 2πr, यानी 2πr का मान कितना दिया है आपका 132 सेंटीमीटर। तो हम r का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 2π गुना में आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, मतलब भागा में, तो 132 बट्टा में 2π का मान 22/7 रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 132 बट्टा में के 7 ऊपर चला जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा ऊपर चलेगा 2 22 नीचे हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका 22 छक 2 3, यानी कि 3 सते 21 सेंटीमीटर जो होगा आपका क्या होगा उसका त्रिज्या होगा। अब देखिए अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, यानी 22/7 गुने r², मतलब 21 गुने 21 r²। उसके बाद क्या करेंगे आपका एच तो हमसे पूछ नहीं रहे, हमसे क्या पूछ रहे वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहे। अब बताइए वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो 2πr(h), तो r तो निकाल दिया, 2π हमको मान मालूम है 2 है 22/7, r का मान निकाल, लेकिन h का मान मालूम हमको नहीं है, तो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे h का मान। तो h का मान नहीं दिया है तो h का मान फाइंड करना है अभी, तो इतना रख दिए। b का मान वॉल्यूम का स्क्वायर क्या होता है आपका πr²h, तो πr²h बराबर में 13,860 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे 7 से 3 गया, ये आपका एज का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13,860, ये आपका 21 3 और 22 जो गुना में इधर आएगा तो 22 में आपका हो जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया एच का मान निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका क्या निकालिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि 2πr(h) निकालिए, तो यही 2πr(h) निकाल देंगे। तो 2π का मान 22/7 गुने r का मान 21, तो 21 रख देंगे, गुने एच का मान, तो एच का मान अभी कितना आया है तो 13,860, तो यहाँ रख देंगे 13,860। अब आई में क्या रख देंगे 22 3 21, तो क्या रख देंगे 22, फिर आपका 3, फिर आपका क्या रख देंगे 21। अब इसी को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ये देखिए 21 से 21 गया, 22 से 22 गया, फिर आपका क्या हो जाएगा कटाएंगे तो 7 से ये आपका जाएगा 7 एकम 7 5 8, कितना हो जाएगा आपका 5 तो 7 8 56,
दो 1 मिनट 13,807 से अगर इसको कटाते हैं तो कितना होगा आपका 7 एकम 7, फिर आपका 6 बचेगा, सॉरी, तो 6 और 8 कितना आ जाएगा आपका 7 63, फिर आपका कितना बचेगा 3, 7 63, फिर आपका बचेगा 5, 5 6 यानी कि 7 8 56, फिर आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब 7 से तो गया, अब क्या 3 से कटाएंगे, तो 3 6 18, 3 6 18, 0 यानी कि 660 है, गुने 2 बचा, 660 गुने 2, अब इसी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 यानी कि 1320 जो आपका होगा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। यानी कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपया पर 20 रुपया देता है, कब, तो 6 महीना बाद देता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि वह व्यक्ति एक वर्ष में, एक ग्राहक जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसको ब्याज के माध्यम से कितना राशि मिलेगा। देखिए 20% छमाही कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर 100 रुपया हम जमा करेंगे तो हमको 6 महीने बाद इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आता इसका 20%, यानी कि 100 का 20 रुपया मिलेगा हमको 6 महीना बाद। तो यही इसका कहने का मतलब है। तो बताइए कि जब 1 जनवरी को जौन पैसा जमा किया, मान लेते हैं कि 100 रुपया जमा किया, चलिए हम 2800 ही से बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो 2800 जौन आपका जमा किया, कब, 1 जनवरी को 2800 रुपया जमा किया, तो उसको 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक 6 महीना हुआ ना, 6 महीना में कितना ब्याज मिलेगा, तो इस 2800 का 20%, यानी इस 2800 का 20% कितना होगा, तो 20/100% का मतलब बट्टा में 100, ये गया आपका 28 दूनी 560, यानी कि 560 रुपया उसको मिला, कब, इस 2800 पर 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, तब 560 रुपया मिल गया 1 जुलाई तक। फिर अब 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक भी तो मिलेगा, 1 वर्ष तक रखा है, यानी कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 560 मिल गया। अब फिर आपका 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक, मतलब 30 दिसंबर तक कितना मिलेगा, फिर 6 महीने यानी कि फिर 560 रुपया मिलेगा, तो ये आपका 560 रुपया मिल गया। अब क्या हुआ कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है तो ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि अगर 6 महीने में 560 रुपया दे दिया है ब्याज के रूप में, अब अगले 6 महीने माने कि 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक इस 560 रुपये का भी ब्याज लगेगा, तो इस पर भी 20% ब्याज लगेगा, यानी 560 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 560 का 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी 56 दूनी 112, यानी कि 112 रुपया और ही इसको मिलेगा, तो ये 112 रुपया और ही मिल गया। अब ये जौन हो गया, जौन 1 जनवरी को जमा किया था 2800 रुपया वा, इस पर ब्याज मिल गया। अब 1 जुलाई की बात करें हम, तो 1 जुलाई को जौन जमा किया कहता ना 2800 रुपया वा, इस पर तो खाली एक ही ना छमाही का पैसा मिलेगा 20%, यानी कि इसका 20% निकाले, यानी कि 560 रुपया, तो कुल ब्याज इसको कितना मिल गया 560 560 560 112, सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका 5 5 15, फिर 180 1680 100, यानी कि 1792 रुपया आपको इस ब्याज के रूप में मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालना है कितना का, तो 10 4/3 पाई का। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, 10 पाई प्लस पाई/3 में लिख सकते हैं, पाई और पाई/3 को तो 3 पाई और एक 4 पाई, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई हो जाएगा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देखिए पाई प्लस थीटा बन रहा है ना, पाई प्लस थीटा किस पार्ट में होता है, तो हम लोग को पता है कि ये आपका यहाँ पर क्या होता है पाई/2 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर पाई/2 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होता है, तो पाई प्लस थीटा 3/2 पाई प्लस थीटा होता है, माने इस माइनस थीटा होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन आ रहा है पाई प्लस थीटा से हमको मतलब है, तो पाई प्लस थीटा किस पार्ट में आता है, थर्ड पार्ट में आता है। और थर्ड पार्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब
निगेटिव होता है, यानी कि tan है यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, पॉजिटिव होगा। अब ये tan जो पॉजिटिव होगा, अब बात आता है सोचने का कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो पाई और 2 पाई कभी भी बदलता नहीं है, तो ये पाई है यानी कि बदलेगा नहीं, यानी कि tan है तो tan रहेगा, कॉट में नहीं बदलेगा, यानी कि tan ही होगा आपका। तो क्या होगा आपका tan और थीटा, यानी थीटा की जगह पाई/3 है तो क्या रखेंगे पाई/3। अब देखिए tan अब पाई/3, पाई मतलब 180, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60, यानी tan 60 का मान हमसे पूछ रहा है, तो tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करते हुए स्टेशन को पार किया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एगो मालगाड़ी है, ये आपका स्टेशन से मालगाड़ी जोन है, आपका मालगाड़ी जोन है, स्टेशन को पार किया और 4 घंटा तक गया। तो 4 घंटे में तो कुछ ना कुछ दूरी गया ही होगा। अभी 4 घंटे में कुछ दूरी गया, उसके 4 घंटे बाद एगो रेलगाड़ी आती है, क्या करती कि 8 घंटे में उसको पकड़ लेती है। यानी क्या कि जब ये 8 घंटा चलेगी, जो दूसरी रेलगाड़ी आई है वो 8 घंटा चलेगी, तब तक ही क्या रोका रहेगा, इहो 8 घंटा चलेगा, इहो 8 घंटा चलेगा। यानी कि तो इसको उसको पकड़ लेती है, रेलगाड़ी उसको पकड़ लेती है। पकड़ लेती है इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी या इस 8 घंटे में जितना दूरी तय किया, उतना दूरी में, उतना देर में, उतना दूरी मालगाड़ी 4 घंटा पहले 8 घंटा इस रेलगाड़ी के साथ, यानी कि 12 घंटे में तय किया। बात समझिए, मालगाड़ी 4 घंटा पहले गया है और रेलगाड़ी 4 घंटा बाद आया, तब 8 घंटे में इसको पकड़ लिया। इसका मतलब कि उसके बराबर उतना दूरी तय कर लिया, तबे ना पकड़ा। तो रेलगाड़ी 8 घंटे में उतना दूरी तय करिए जितना देर में ये मालगाड़ी 4 और 8 12 घंटे में तय किया। यानी कि अगर हम इसको लें तो मालगाड़ी ये आपका हो गया, मालगाड़ी जितना दूरी कितना दूरी में देर में तय कर रहा है 12 घंटे में, उतने दूरी को तय करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रही है, 8 घंटा। इसको रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या देगा, 4×3, 4 दूनी 8, 4×3 12। यानी कि रेलगाड़ी का टाइम लेने का जो अनुपात है 2 है और मालगाड़ी 3 ले रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब इसका मालगाड़ी 3 टाइम ले रहा है, ये 2 टाइम ले रहा है, इसका मतलब रेलगाड़ी का चाल इससे ज़्यादा है, तभी तो 2 टाइम में उतना दूरी तय कर दिया, हाई 3 टाइम में दूरी तय कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, एक बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि चाल और समय एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब इन्वर्स कैसे होते हैं देख लीजिए, स्पीड बराबर आपका क्या है, स्पीड है गुना टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है नियत, तो अगर हम टाइम को निकालते हैं तो स्पीड नीचे चला आएगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड। देखिए तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये ऊपर हो गया नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्स होते हैं। यानी कि मालगाड़ी का अगर टाइम 3 है, रेलगाड़ी का 2 है, यानी कि मालगाड़ी का चाल कितना है, तो 2 है, और रेलगाड़ी का चाल कितना है, 3 है। अब इसी रेलगाड़ी का चाल 3 बराबर कितना दिया है, 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, 30 बराबर 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर 40। यानी कि मालगाड़ी की चाल कितना हो गई, 2 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में डी और ई क्रमशः भुजा AB व AC पर स्थित है। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ABC हो गया, A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। कह रहा है कि D और E AB और AC पर स्थित 2 गो बिंदु है, माने कि AB पर एगो बिंदु D है, AC पर एगो बिंदु E है। आगे हमारा कह रहा है प्रश्न कि D समानांतर BC, यानी कि DE जोन है BC के समानांतर है। तो कह रहा है उसके बाद कि यदि AD DB और DE की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई क्या होगी। यानी कि AD की लंबाई कितना दिया हुआ है, 9, AD यानी है 9 दिया है, फिर आपका
DB यानी कि DB 6 दिया है और ये आपको कितना दिया है DE 5.4 यानी कि इसका मान 5.4 दिया है, तो इसका पूछ रहा है। अब देखिए एक चीज हम लोग समझते हैं क्या होता है, ये जब पैरेलल है इसके तो हम लोग तिर्यक एथी में पढ़े हैं कि अगर दो गो समानांतर रेखा का कोई तिर्यक रेखा काटती है तो हाई कोण संगत कोण से बराबर होता है। तो देखिए तो हाई या हाई जब आपका पैरेलल है हाई तिर्यक रेखा काट रहे यानी कि हाई कोणवा इक्वल होगा, हाई कोणवा संगत कोण से इक्वल होगा। अब देखिए छोटा का त्रिभुज AD में और बारका त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हाई कॉमन होगा, छोटकों में होगा, बड़कों में होगा, यानी कि ये गो ट्रायंगल कॉमन हो गया और दो गो एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो समरूप जब त्रिभुज होता है तो क्या होता है, उसके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इस छोटका त्रिभुज AD का भुजा AD और बाटा में इस बारका का DB AB बराबर क्या होगा, तो इस छोटका त्रिभुज का DE और बट्टा में इस बड़का त्रिभुज का BC बराबर होगा। अब देखिए AD का मान 9 दिया है तो 9 दिया है, AB का मान तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे जो जब इसको जोड़ देंगे तो पूरा AB निकल जाएगा, यानी कि 9 6 15 बराबर में DE का मान 5.4 तो 5.4 रख देंगे। अब BC का मान निकालना है तो BC लिख दें और BC को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए BC यहाँ ऊपर चला आएगा, 15 जो है नीचे इधर चला आएगा तो ऊपर गुना में हो जाएगा, यानी कि 5.4 गुने 15 और 9 इधर ऊपर था ना तो नीचे हो जाएगा, तो आपका नीचे हो गया। अब देखिए इसको जब दशमलव उड़ा देंगे तो एगो जीरो बैठ गया। अब देखिए करेंगे तो 15 6 90 6 9 54 यानी BC की लंबाई कितना होगा आपका, तो 9 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपये थी। कुकर को 30% के लाभ व स्टोव को 20% के हानि के साथ बेच दिया गया। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान था, तो सस्ती का क्रय मूल्य बताएं। मतलब कह रहे हैं कि स्टोव और कुकर का कुल कीमत कितना है, ये 13,125, यानी कि ये आपका स्टोव हो गया, स्टोव और उसका स्टोव और कुकर दोनों को मिला करके 13,125 रुपया उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब देखिए अब कह रहे हैं कुकर स्टोव को क्या कर रहा है, कुकर को 30% के लाभ पर, यानी कि कुकर हो आपका हो गया कुकर को 30% लाभ पर। अब देखिए 30% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में खरीदा 130 में बेच दिया, ये शॉर्ट आउट करेंगे यानी कि 10 में खरीदा 13 में बेच दिया, यही तो करेंगे, यानी कि 10 में खरीदा और 13 में बेच दिया। ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखिए अब आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि एवं स्टोव को 20% हानि पर, यानी कि स्टोव को 20% हानि। 20% हानि कहने का मतलब क्या है कि 100 में खरीदा 80 में बेच दिया। शॉर्ट आउट करेंगे तो 20 5 20 24 यानी कि 5 में खरीद कर 4 में बेच दिया। ठीक है भाई, 5 में खरीद कर 4 में बेच दिया। अब आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान था, विक्रय मूल्य समान था यानी कि सेलिंग प्राइस क्या था, समान था, बराबर था। अब देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस 13 है, यहाँ 4 है, बराबर तो होइले नहीं है, तो बराबर था कहाँ, तो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कहना यही चाह रहे हैं कि क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 13 से, तो बराबर नहीं हो जाएगा। अब देखिए ध्यान ही रखना कि इसमें जब 4 से गुना किए तो हमको इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसमें 13 से गुना किए तो इसमें भी 13 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कुक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 दाई है 40 यूनिट, स्टोव का 65 यूनिट। कह रहा है कि सस्ते का बतलाइए, सस्ते का क्रय मूल्य, सस्ते का क्रय मूल्य मतलब क्या, 65 और 40 में सस्ता कौन है, 60 40 है ना, यानी कि इसी का मान पूछ रहा है, तो 40 का मान पूछ रहा है। तो सबसे तो पहले दोनों को मिला करके 40 और 65 दोनों का मिलाकर आपका कितना होगा 105, यानी यही 105 पूरा क्रय मूल्य होगा और यही पूरा क्रय मूल्य कितना दिया है 13,125, यानी कि 105 बराबर 13,125 रुपये। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 13,125 बट्टा में 100
5। हमसे पूछ रहा है 40 का कि सस्ता का है, तो सस्ता 40 है ना है, तो 40 का मान निकाल देंगे। तो 40 का मान कैसे निकालेंगे, तो 13 1 2 5 बटा में 105 और 1 बराबर इतना, तो 40 बराबर, तो 40 से गुना कर देंगे बस। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, जो आएगा तो ना हमारा कहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते, कितना होगा मेरा 5 से आपका ये 8 हो जाएगा, ये 5 से आपका 21 हो जाएगा। अब देखिए और कुछ कटेगा, और हम और कुछ कटलाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 7 से 3 गया, इसको कटाएंगे तो 7 एकम 7 6 1 7 8 56, फिर आपका कितना बचा 5 5 2 यानी 7 7 49, 3 बचा तो 3 5 यानी कि 7 5 35 यानी इतना हो गया। अब देखिए इसको एक बार फिर से कटाएंगे तो 3 6 18, फिर कितना बचेगा आपका 3 दूनी 6 3 5 15 यानी कि 625 गुने 8 यानी कि 625 गुने 8, तो कितना हो जाएगा आपका 6 8 48 25 8 200 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5000 रुपया जो था सस्ता का क्रय मूल्य था कुक का। अगर हमसे किसका पूछता है महंगा वाला का यानी कि 65 का, तो क्या करते हैं हम एक यही करते हैं, यहाँ जो 40 से गुना किया क्या कर देते 65 से गुना कर देते। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्या करता विक्रय मूल्य किसी का पूछ देते तो हम किसका मान निकाल देते 53 की 52 यूनिट का, तो यहाँ क्या रख देते 52 यूनिट में रख देते, तो विक्रय मूल्य भी निकाल सकते थे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अन्य प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 7 दिन तक कार्य किया और उसके बाद छोड़ देते हैं। यानी कि ए जो आपका है ए कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है 30 दिन में। ये दोनों 20-30 दिन में कर सकते हैं। अब तो टोटल यूनिट हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम पूरा का पूरा एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम निकल के आता है वो मेरा पूरा का पूरा कुल काम होता है। तो 20-30 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। यानी कि 60 यूनिट पूरा काम करना है। अब क्या ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 है 60 यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तबे ना 20 दिन में 20 है 60 यूनिट काम खत्म कर देगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 दूनी यानी कि 2 यूनिट करेगा, तबे ना 2 यूनिट करते करते 30 दिन में 30 दिन 60 यूनिट काम समाप्त कर देगा। अब देखिए अब ये दोनों जब मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा 3 2 5। प्रश्न कह तो रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, कई दिन तक करते हैं, अतः दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। यानी कि 3 2 5 एक दिन में 5 को काम होगा, तो 7 दिन में कई को काम करेगा, तो 7 5 35 को काम 35 तो काम ये लोग कर दिया लोग कितना दिन में 7 दिन में। यानी कि 35 को काम जब खत्म हो गया तो बच आपका कितना काम गया, मतलब 25 को काम। और 25 को काम बच गया तो आगे हमारा सवाल कह रहा है कि तब सी ने 10 दिन में पूरा किया। यानी कि 25 को काम को करने में सी कितना दिन लगा रहा है 10 दिन। यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 10 से भाग देंगे तो 2.5 यूनिट। यानी कि सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर रहा है, तबे ना जा करके आपका 10 दिन में खत्म कर रहा है। तो 10 से भाग दे तो 2.5 यानी कि सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है। तो हमसे सवाल पूछ रहा है तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो देखिए सी का क्षमता कितना है आपका 2.5 यूनिट, यानी एक दिन में 2.5 यूनिट। तो पूरा काम कराना है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट में भाग दे देंगे इसके क्षमता से, कितना देगा 25 चौके 4 चौक 24, यानी कि 24 दिन में सी पूरे काम को खत्म कर देगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन के साथ, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो जीवा की लंबाई बताइए। देखिए 2 सकेंद्री कहने का मतलब क्या होता है, सकेंद्री यानी क्या कि 100 माने समान, केंद्री माने 2 गो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र समान हो, माने एक गो हो। तो देखिए ये आपका एगो वृत्त हो गया, एगो ये आपका वृत्त हो गया, दोनों का केंद्र क्या होगा समान हो गया। अब दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है कितना कितना 9 व 15, यानी कि छोटका का 9 दिया है और बड़का का 15 दिया है, यानी कि पूरा का पूरा आपका 15 है। तब कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, यानी कि बड़का वृत्त का ही जौन जीवा जौन है वो छोटका वृत्त पर का है आपका टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है। तो अब एक हम रूल लगा सकते हैं। देखिए तो एक हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि वृत्त की जीवा जो होती है, इस वृत्त की जीवा पर क्या होती है त्रिज्या लंब होती है, यानी कि लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 15। तो इस पर इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे देखें बाहर से तो क्या होगा, ये आपका 9, ये आपका 15, तो ये आपका कितना होगा, तो ट्रिपलेट बैठ रहा है। 15 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो आप घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, या फिर आप ट्रिपलेट याद कर रख सकते हैं। तो ये आपका 12 आएगा। तो जब ये आपका 12 आया तो है भी क्या होगा आपका 12। क्या करती है त्रिज्या, तो जीवा को समद्विभाजित मानी हाफ हाफ में बांटती है, यानी कि इसको हाफ हाफ में ही बांट रहा है, यानी कि है 12 तो है भी 12, यानी कि 12 12 24। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं उसको। ये दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेशन जो है सो क्या हो रहा है फिर से लंबा हो रहा है, तो आप उन लोग आज इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएंगे। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि त्रुटि के कारण 16 को 61 तथा 43 को 34 अंकित कर दिया गया। मतलब क्या कि 100 गो का 16 औसत लिखा गया कि भाई लिखा गया, लेकिन गलती से लिखाया है। पता चल रहा है कि 16 को 61 लिख दिया गया है और 43 को 34 लिख दिया गया है। तो और ये भी ज्ञात हो कि कुल संख्या 100 के स्थान पर 90, यानी कि 100 गो संख्या नहीं था, कई गो संख्या था 90 गो। तो सही औसत क्या है, तो देखिए लिखाया क्या तो कि 100 गो संख्या का औसत कितना है 46 है। तो अगर हम 100 संख्या का योग निकालते हैं, औसत निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर सर होता है योग, सबका योग, सब राशि का योग, और जो गो राशि है उसके संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। जिसे हम आपसे कहेंगे हम क्या किए तो हम 10 ओवर में 50 गो रन मार दिए, तो कितना का एवरेज है तो 50 गो रन है, 10 गो ओवर तो भाग दे देंगे तो 5 का रन रेट चल रहा है। यही तो आप बतलाइएगा कैसे निकाल रहे हैं। तो जितना रन लगा है कुल योग और जो गो ओवर समाप्त हुआ भाग दे दिए, एवरेज निकल के। बात समझ रहे हैं, यानी कि योग बटा संख्या। अगर हम आपसे पूछ दें कि ये भाई 10 गो ओवर हुआ है, 5 का रन रेट चल रहा है, यानी कई गो रन लगा है, तो आप कहे कि 5 का रन रेट चल रहा है, 10 ओवर यानी कि 10 5 50, क्या कीजिएगा तो रन रेट एवरेज और ओवरवा में क्या कर दीजिएगा आप गुना ही तो कीजिएगा। तो हम जाहिर सी बात कहना चाह रहे हैं कि किसी भी अगर संख्याओं का योग निकालना है तो उसके एवरेज और उसके संख्या से क्या कर दीजिए आप गुना कर दीजिए। तो देखिए तो संख्या कई गो है 100 गो, एवरेज कितना बता रहा है, एवरेज आपका बता रहा है 46, यानी कि 100 में 46 से आप गुना कर देते तो 100 संख्या का योगफल निकल गया। लो अब निकल गया, अब बात खत्म। अब आगे कह रहा है कि बाद में तो पता चला है कि भाई ये 16 को 61 लिख दिया है, लो ज्यादा लिख दिया है, 16 लिखने से 61 को ज्यादा लिख दिया, यानी कितना ज्यादा लिख दिया तो 61 में से 16 को घटा लेंगे तो इतना ज्यादा लिख दिया, इतना ज्यादा लिख दिया, 61 में 16 को घटा देंगे तो इतना ज्यादा लिख दिया। और जब इतना ज्यादा लिख दिया तो क्या करेंगे भाई घटाएंगे, क्या कि तो ज्यादा लिखा गया है, घटा दो, घटा दिए। अब कह रहे हैं कि वो 43 को 34 लिख गया, जा कम में लिख दिया है, 43 लिखना चाहिए तो 34 से लिख दिया है, यानी कि इसको 43 में से 34 घटाएंगे, यानी ये इतना कम लिख दिया है। तो जब इतना कम लिख दिया तो क्या करेंगे जोड़ेंगे कि भाई सही हो जो कम लिखा है, जोड़ा जा, जोड़ दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये जोन मेरा आएगा तो उनका आएगा असली योग आएगा। अब कह सही औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है योग तो निकल गया, कई गो संख्या भाग देंगे, तो बाद में पता चला कि 100 गो संख्या नहीं था 90 ही गो संख्या था, यानी कि 90 से भाग देंगे और इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर रहेगा। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। तो आशा करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ये क्या सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि -3x - 11 यानी -3x - 11 ये आपका हो गया, और कौन है फिर आपका है x + p है, यानी कि x + p हो गया आपका, और क्या है 5x + 7। ये जो है आपका है किस चीज़ में है एपी में है, एपी में है, इसका मतलब का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब समांतर श्रेणी होता कौन कौन है 4 6 8 10, मैंने वह समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसके दो क्रमागत
संख्याओं के बीच क्या होता है, अंतर जो होता है समांतर यानी कि बराबर होता है। जैसे दो दो बराबर बराबर है, तो ये अगर एपी में है इसका मतलब क्या है, इसके बीच की दूरी उतना ही होगा जितना इसके बीच की दूरी। माने कि जाहिर सी बात है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो माने इनका अंतर जो होगा तो क्या होगा, सर्व अंतर यानी कि बराबर होगा। तो कर लेते हैं इसी पर से, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ax प्लस पी माइनस माइनस 3x माइनस 11 क्या कर लेते हैं, तो उतना ही आएगा जितना कि हम इसमें से इसको घटाएंगे 5x प्लस 7 में से x प्लस p को घटाएंगे, मतलब इसमें से इतना को घटाएंगे चाहे जितना आएगा अंतर उतना ही इसमें से इसको घटाने पर आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस पी माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 11, इधर करेंगे तो 5x प्लस 7 माइनस x माइनस p। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब माइनस में p है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x 3x 4x प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तब सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका p हो गया, ये माइनस में का p इधर आया तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये 3x 4x होगा, 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x ऑलरेडी है, माइनस में एगो x ऑलरेडी यही है, और 3 एक 4 गो x से नहीं आएगा तो और ही माइनस में हो गया। अब देखिए 11 जो है प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, तो ये प्लस में इधर 7 है या माइनस में अब 11 आ गया। अरे p 2p बराबर 5x में से x 4x 5x होगा, हम मिल के 5x हो जाए तो 5x में से 5x गया 0, 7 में से 11 गया माइनस 4, p का मान निकाल देंगे तो 2 गुना में इधर आएगा तो 22 में, यानी कि p का मान 2 होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे भी समझते हैं आसानी के साथ।